Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily Hindu news and editorial analysis of 16th of February 2024. तो गाइज आज है तारीख 16 फरवरी 2024 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है मडागास्कर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कॉमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। साथ ही साथ एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2017 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पे हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या बोलता है, जो हमारा यूपीआई है यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, इसको लागू करने के क्या कॉन्सिक्वेंस हमको नजर आ सकते हैं, ये आपने बताना है। थोड़ा सा लॉजिक लगाकर आप इस क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हो। नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए, जो मोबाइल वॉलेट्स हैं इनकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए। ऑप्शन नंबर बी, जो डिजिटल करेंसी है ये पूरी तरह से फिजिकल करेंसी को रिप्लेस कर देगा आने वाले 20 सालों में। या फिर ऑप्शन नंबर सी, इस यूपीआई को लागू करने से जो एफडीआई है ये बेसिकली हमारे यहाँ पर आना कम हो जाएगा। या फिर ऑप्शन नंबर डी, जो डायरेक्ट ट्रांसफ़र करती है सरकार सब्सिडीज़ का हमारे पुअर पीपल को, ये और ज़्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। तो बताओ इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। इसका सही उत्तर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसे मैं आप लोगों से डेली बेसिस पे बोलता हूं। बाय द वे, इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहां से भी आप इसको चेकआउट कर सकते हो। और अगर वहां पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं और चलते हैं सबसे पहले थंबनेल वाले इंपॉर्टेंट आर्टिकल की तरफ। तो दोस्तों आज के सभी न्यूज़पेपर्स के अंदर, चाहे वो हमारा इंडियन एक्सप्रेस हो, द हिंदू हो, लाइव मिंट हो, हिंदुस्तान टाइम्स हो, सभी न्यूज़पेपर में फ्रंट पेज पर आपको ये आर्टिकल देखने को मिल रहा होगा। बात की जा रही है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में। आज से कुछ दिन पहले लगभग 10 फरवरी को मैंने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में आपको पढ़ाया था, जब ये आर्टिकल आया था कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के माध्यम से कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में कितना डोनेशन आया है। जैसे दोस्तों आपको पता है हमारे देश में कई सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं। अब उन पॉलिटिकल पार्टीज के पास में जो फंडिंग आती है वो अलग अलग तरीके हैं जिसके थ्रू वो जाती है। बट उसी फंडिंग में एक और तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड्स का। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से आप हो या कोई बिजनेसमैन है या कोई और इंडस्ट्रियलिस्ट है बड़ा, वो अगर चाहते हैं किसी अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देना तो वो डोनेशन दे सकते हैं। और वही डोनेशन दोस्तों इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए किया जाता है। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए पॉलिटिकल पार्टीज डोनेशंस को इकट्ठा करती हैं, उनके पास में फंडिंग आती है। सिंपल सी बात है, आपको इतना समझ में आया। हुआ क्या, ये मैटर लंबे समय से सुप्रीम कोर्ट के अंदर चल रहा था। अभी मैं आपको पूरी टाइमलाइंस वगैरह बताऊंगा। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशंस डाले गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के अगेंस्ट में। सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से इस केस को देख रहा था। अपना वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट ने कल के लिए रिजर्व कर दिया था कि भाई कल यहाँ पर इस केस को लेकर जो पूरी सुनवाई है वो की जाएगी। तो फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने कल केस की सुनवाई करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करने की बात की है। सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक्स डाउन इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम। और इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को खत्म करने के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने इसको असंवैधानिक बोला है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोला है, क्योंकि ये स्कीम हमारे कई सारे आर्टिकल्स हैं, फंडामेंटल राइट्स हैं, उनका वायलेशन कर रही है, उनका हनन कर रही है, जो कि यहाँ पर नहीं हो सकता। क्योंकि जब जब फंडामेंटल राइट्स वायलेट होंगे सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा लोगों के फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह मेंशन किया कि भैया इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम खत्म होगी। समझ गए। और एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अब कहोगे एसबीआई का क्या रोल है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पॉइंट है। होता यह है कि जो हमारा इलेक्टोरल बॉन्ड होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरा प्रोसेस होता क्या है, जरा दोस्तों मैं आपको पहले ये समझा देता हूँ। ये आपको स्क्रीन पर एक बॉन्ड दिख रहा है, ये 1000 रुपये का इलेक्टोरल बॉन्ड है। अगर मान लो आप अगर चाहते हो किसी पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट करना, कि भैया मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं चाहता हूँ अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन करूंगा, कैसे करेंगे। तरीका है इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में भी कैसे किया जाएगा। पहली बात, आपको एक स्पेसिफाइड बैंक के पास जाना होगा। हर एक बैंक नहीं, केवल और केवल यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए एसबीआई को चूज़ किया गया है। तो आप एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास में जाओगे, अपने चेक से या ऑनलाइन पेमेंट से पेमेंट कर दोगे। जितना भी यहाँ पर आपको पेमेंट या जितना भी डोनेशन देना है पॉलिटिकल पार्टी को, उतना आपने पेमेंट कर दिया बैंक में। बैंक उसके बदले में ये कागज़ देगा आपको, ये इंस्ट्रूमेंट देगा जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये 1000 रुपये का बॉन्ड है,
ठीक है, तो ये बेसिकली एक बॉन्ड कहलाता है। और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड आपके पास में आ गया, जितने रुपए का आपने डोनेशन करना है उतने रुपए का आपको बॉन्ड दे दिया बैंक ने। अब ले जाकर आप इस बॉन्ड को अपनी मन पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी को जाकर सबमिट कर दोगे और वो पार्टी फिर इसको यहाँ पे निकाल लेगी, समझ गए, वो इनको विड्रॉ कर लेगी। और ये जो पूरा बॉन्ड है ये 15 दिन तक वैलिड होता है, ध्यान रखना। यानी कि मान लो आज आपने यहाँ पे बॉन्ड परचेज किया है तो 15 दिन तक वैलिड रहेगा, 15 दिन बाद यहाँ पर ये खत्म हो जाएगा, समझ गए। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का एक तरीका होता है। यहाँ पे हमने देखा एसबीआई का कितना इंपॉर्टेंट रोल आया है, क्योंकि मेनली एक स्पेसिफिक बैंक को चूज किया जाता है इन बॉन्ड्स के लिए और उसके लिए एसबीआई को चूज किया गया। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने कल जब इस केस को देखा तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से बोल दिया है कि भाई जितने भी यहाँ पे आपसे बॉन्ड्स परचेज करे गए हैं 12 अप्रैल 2019 से अब तक, उन सब बॉन्ड्स की इंफॉर्मेशन फटाफट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को शेयर कर दो 16 मार्च तक। तो अब एसबीआई को ये सारा डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को देना होगा कि कौन कौन से व्यक्ति ने कितना कितना रुपया कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी को डोनेट किया है, ठीक है। तो ये कब तक होगा? 16 मार्च तक, लेकिन हमें अभी भी नहीं पता चल रहा है। तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास में जो डेटा आएगा, सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई से भी बोला है कि जो आपके पास में डेटा एसबीआई सबमिट करेगा वो भी आपको पब्लिश करना होगा अपने वेबसाइट पर, ठीक है। ये 16 मार्च नहीं है, 6 मार्च है, ठीक है। 6 मार्च तक यहाँ पर जो एसबीआई है उसको ये सारा डेटा ईसीआई को देना होगा और ईसीआई फिर 13 मार्च तक सारा डेटा पब्लिकली अवेलेबल करवा देगी वेबसाइट पर। हम पढ़ सकते हैं भाई अभी तक कितना डोनेशन किस किस ने दिया है, कितनी पॉलिटिकल पार्टीज को कितना डोनेशन आया है, समझ गए। अब क्या हुआ, देखो आज के न्यूज़पेपर में कई सारे पेज हैं पूरी तरह से डेडिकेट करे गए हैं इसी मैटर को लेकर, क्योंकि ये मैटर थोड़ा बड़ा है और इस वजह से एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो इतना आपको इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में समझ में आया, हमारे न्यूज़ में क्या चल रहा है वो आपको समझ में आया। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खत्म क्यों किया है वो रीजंस अभी हमने डिस्कस नहीं किए हैं, थोड़ा वेट करना, आगे बताऊंगा। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया उसके ऊपर अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज आपको देखने को मिल जाते हैं। बीजेपी लीडर या बीजेपी पार्टी का कहना है कि ठीक है, हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट की रिस्पेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे राहुल गांधी का एक और अलग स्टेटमेंट आपको देखने को मिलेगा, सबके अपने अलग अलग स्टेटमेंट है। फॉर एग्जाम्पल एक फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, उनका कहना यह है कि ये एक हिस्टोरिक जजमेंट है, सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट है इस प्रकार का जजमेंट देने के लिए, ये हमारे डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को ख़त्म करना, ठीक है। इसी प्रकार से फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक और हैं जिन्होंने यहाँ पर ये शेयर किया है कि बिल्कुल एक क्लीन डेमोक्रेसी के लिए सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है ये बहुत ही शानदार जजमेंट आया है, समझ गए। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। नाउ फाइनली अब आते हैं मेन पॉइंट पर, सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को खत्म किस कारण के लिए किया है ये जरा जान लेते हैं, रीजंस क्या है। चलिए, रीजन नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को देखते हुए ये बोला कि भाई जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड की स्कीम है ये क्या कर रही है, लोगों का एक फंडामेंटल राइट, आपको पता है ना हमारे पास में फंडामेंटल राइट्स हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक, और उसी में हमारा आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ये भी एक अनुच्छेद है। और आर्टिकल 19 क्या देता है, राइट टू इंफॉर्मेशन दोस्तों आपको देता है, आपको सारी इंफॉर्मेशन प्राप्त करने का अधिकार है सरकार से, इस वजह से आरटीआई वगैरह भी फाइल करते हैं। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम के तहत जो इलेक्ट्रल बॉन्ड सरकार लेकर आई थी, इस बॉन्ड में ऑलरेडी मेंशन कर दिया गया है कि भैया ये जो बॉन्ड है ये किसने कितना डोनेशन दिया है ये पब्लिक में कभी नहीं पता चलेगा, पब्लिक को कभी नहीं पता चल सकता किसने कितना डोनेशन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को दिया है। ये तो बॉन्ड के अंदर था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला यही तो गलत है, क्योंकि एक तरफ हमारे पास में फंडामेंटल राइट है, राइट टू इंफॉर्मेशन का, है ना, जो कि लोगों को यहाँ पे फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, बहुत सारे और भी राइट्स देता है। अब क्या है भाई, यहीं पर ये राइट तो वायलेट हो रहा है, क्योंकि एक तरफ आपने यहाँ पे आप लोगों का जो अगर आरटीआई कोई फाइल करे इलेक्ट्रल बॉन्ड के बारे में जानने के लिए तो वो नहीं जान सकता, क्योंकि स्कीम के अंदर पहले ही बोल रखा है कि भाई ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये है पहला रीजन कि भाई आप हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहे हो। सेकेंड रीजन, सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला क्योंकि जब इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आया गया था तो दोस्तों गवर्नमेंट की साइड से मेंशन किया गया था कि जो ब्लैक मनी का सर्कुलेशन है वो हम कंट्रोल करेंगे, ब्लैक मनी को कंट्रोल कर सकते हैं इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए। सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि जो ये राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट है हमारा, यानी एक फंडामेंटल राइट है, आप ये जो लोगों के पास में पावर है कि वो सरकार से इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं, इस पावर को आप रोक नहीं सकते, इसके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन नहीं लगा सकते। और कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है इसमें, ठीक है, बहुत रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस हैं, वो कुछ अलग हैं, भाई हाँ देश की सॉवरेनिटी सिक्योरिटी को लेकर कोई इशू है तब आप शेयर नहीं करोगे, लेकिन उन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ब्लैक मनी को कंट्रोल करना कोई पोर्शन है ही नहीं।
तो ब्लैक मनी को रोकने के लिए, ब्लैक मनी के सर्कुलेशन को रोकने के लिए आप इलेक्ट्रल बॉन्ड लेकर आ रहे हो, ऐसा कोई मतलब नहीं बैठता है। तो यह है हमारा रीज़न नंबर 2। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे मेंशन किया गया है कि बहुत सारी कंपनीज हैं। अब कंपनीज के पास में, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो डोनेशन है उसकी कोई लिमिट नहीं है। आप 10 रुपये, 10,000 रुपये, 10 लाख रुपये, 10 करोड़ रुपये, अनलिमिटेड जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो आप कर सकते हो, और ये कॉन्ट्रीब्यूशन कंपनीज के तहत की जा सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी बोला कि जो अनलिमिटेड पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज के साथ कंपनीज कर रही हैं, ये भी असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? कोर्ट ने बोला कि भाई हमारे पास में कंपनीज एक्ट है, कंपनीज को चलाने के लिए प्रॉपर लॉज हैं, रूल्स, रेगुलेशंस हैं। तो कंपनीज एक्ट 2013 के तहत अगर आप देखोगे तो ये जो एक्शन है अनलिमिटेड पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन करना कंपनीज के माध्यम से, ये एक वायलेशन है आर्टिकल 14 का, और इस वजह से कहीं ना कहीं हमें इसको हटाना होगा। ये सारे रीजंस देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के ऊपर दोस्तों रोक लगा दी। समझ गए कि भाई तुरंत आज से बंद हो जाना चाहिए। बाकी पूरा इशू क्या था वो मैंने आपको समझाया। आप कुछ लिखने को आता है इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के बारे में, आपसे कोई जानकारी मांगी जाएगी तो आपके पास में ये सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। डेफिनेशन क्या है? तो इलेक्ट्रल बॉन्ड्स एक इंटरेस्ट फ्री इंस्ट्रूमेंट आपको देखने को मिलेगा। और इलेक्ट्रल बॉन्ड को कब लेकर आया गया था? तो दोस्तों 2017 में एक फाइनेंस बिल को इंट्रोड्यूस किया था, और उसी फाइनेंस बिल के जरिए इलेक्ट्रल बॉन्ड हमारे पास में आया। समझ गए? इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए कौन कौन व्यक्ति, कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टी, मतलब कौन कौन व्यक्ति पॉलिटिकल पार्टीज को डोनेशन दे सकता है? तो भारत का कोई भी नागरिक, कोई भी एंटिटी, कोई भी कंपनी, कोई भी कॉर्पोरेशन इन बॉन्ड्स को परचेज कर सकती है। और सिटीजन्स जो है दोस्तों यहाँ पर सिंगल या जॉइंटली साथ मिलकर या दूसरे इंडिविजुअल्स के साथ मिलकर भी इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को परचेज कर सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड के लिए एलिजिबिलिटी हो गई। अब पॉलिटिकल पार्टीज के लिए भी एक एलिजिबिलिटी थी अभी तक कि भैया जो भी पॉलिटिकल पार्टीज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 29A के अंडर अगर वो रजिस्टर्ड है, क्योंकि आपको पता है ना पॉलिटिकल पार्टीज के लिए, नेताओं के लिए हमारे पास में एक प्रॉपर एक्ट है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो इस एक्ट के सेक्शन 29A के अंडर में पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी को अपने आप को रजिस्टर करवाना होगा, और जो भी लास्ट इलेक्शन थे उस पॉलिटिकल पार्टी के, उसमें 1% वोट यहाँ पे उसको गेन करने होगा। अब 1% वोट तो किसी पॉलिटिकल पार्टी को मिल ही जाते हैं यार। तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये अगर फुलफिल कर दिया है तब वो पॉलिटिकल पार्टी भी इलेक्ट्रल बॉन्ड के जरिए डोनेशन रिसीव कर सकती है। ठीक है, अब इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम की फंक्शनिंग कैसे होती थी, कैसे काम करता था? तो एसबीआई को ये सारा काम सौंपा गया था दोस्तों। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को इशू करता था जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर के मंथ में। और जो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड्स हैं, इसमें जैसे मैंने बोला 1,000 रुपए से लेकर आप 1 करोड़ तक का जो ये बॉन्ड है, या और भी ज़्यादा अनलिमिटेड डोनेशन आप कर सकते थे। जो ये डोनर है वो यहाँ पर इलेक्ट्रल बॉन्ड को परचेज करता है, जैसे मैंने बोला, फिर उनको पॉलिटिकल पार्टीज़ के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देता है, जिसके माध्यम से जो ये डोनेशन है वो उस पॉलिटिकल पार्टी तक पहुँच जाता है। बाकी वो हम डिस्कस कर ही चुके हैं कि 15 दिन तक यहाँ पर इसकी वैलिडिटी होती है। अब क्वेश्चन ये है कि इस इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को क्यों लेकर आया गया था? ताकि पॉलिटिकल पार्टीज के पास में फंडिंग इकट्ठी हो। सरकार का कुछ मेन लॉजिक था इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लाने के पीछे का। जैसे गवर्नमेंट का कहना यह था कि इससे पॉलिटिकल फंडिंग में एक ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहेगी, प्रॉपर यहाँ पे फंड आएगा, पॉलिटिकल पार्टीज को सपोर्ट मिलेगा, कुछ अमाउंट यहाँ पर इकट्ठा किया जाएगा। प्लस दूसरा यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेंशन किया इस बॉन्ड का मिसयूज भी नहीं हो सकता, क्योंकि कोई लाइफ टाइम के लिए नहीं है, 15 दिन में एक्सपायर हो जाएगा, तो मिसयूज का कोई मतलब नहीं बैठता है, ये भी गवर्नमेंट ने बोला। फिर इन्होंने बोला कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो सारी अपनी डिटेल जो इलेक्ट्रल बॉन्ड की होती है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सबमिट करती हैं, तो यहाँ पर भी कोई ऐसा इन्फॉर्मेशन शेयरिंग का कोई इशू नहीं है। प्लस जो ब्लैक मनी है इसका यूज़ थोड़ा कम हो जाएगा पॉलिटिकल फंडिंग के लिए, क्योंकि जो कैश एक्सेप्टेंस है वो कैश एक्सेप्टेंस को 20,000 से कम करके 2,000 कर दिया गया, तो इससे ब्लैक मनी जो इलेक्शंस में उसका यूज़ कम हो पाएगा। तो ये कुछ गवर्नमेंट ने लॉजिक दिए थे इलेक्ट्रल बॉन्ड्स को लाने से पहले या लाते हुए। तो फिलहाल ये जो पूरा मैटर है आपको समझ में आ गया। और जो ये केस है ये 2017 से चल रहा है दोस्तों। 2017 अक्टूबर 3 में ये केस सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचा। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम को पूरी तरह से नोटिफाई कर दिया, फिर भी 2018 में। 2022 में 7 नवंबर को जो इलेक्ट्रल बॉन्ड स्कीम है इसके अंदर कुछ चेंजेस किए गए। 2023 में 16 अक्टूबर की बात है, पिछले साल की बात है, सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसको हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ साहब ने हेड किया, और इन्होंने दोस्तों यहाँ पर जो पिटीशन थी इस इलेक्ट्रल बॉन्ड के खिलाफ में उसकी सुनवाई की। फिर अपना जो वर्डिक्ट है उसको रिजर्व कर दिया आगे के लिए। नाउ फाइनली कल 15 फरवरी को अपना जो पूरा जजमेंट है उसको डिलीवर किया और बोल दिया कि भैया जो इलेक्ट्रल बॉन्ड है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक है। ठीक है, ये हमारा पूरा का पूरा हिस्ट्री हो गया।
अब थोड़ा सा अलग हटकर मैं आपको बता देता हूँ, इसी इलेक्ट्रल बॉन्ड्स के जरिए कौन कौन सी पॉलिटिकल पार्टीज है जिनके पास में बहुत सारा डोनेशंस आए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो मार्च 2018 से, क्योंकि दोस्तों इलेक्ट्रल बॉन्ड लागू हुआ है, तो मार्च 2018 से मार्च 2023 तक अगर ये कुछ पर्टिकुलर ईयर्स आप देखोगे तो इन ईयर्स में सबसे ज़्यादा जो डोनेशन रिसीव किया है वो बीजेपी ने किया है। मतलब पूरे 100% सभी पॉलिटिकल पार्टीज के डोनेशन में से 56.5% डोनेशन केवल अकेला बीजेपी के पास में आया है। फिर उसके बाद में डीएमके, बीजेडी, बीआरएस, टीएमसी, आईएनसी, ठीक है, यानी कांग्रेस वगैरह की बात हो रही है, तो ये सारी पार्टीज आपको देखने को मिल जाती हैं, इनके पास में डोनेशन आया है। ये वो पार्टीज हैं जिन्होंने 100 करोड़ रुपीज से ऊपर का डोनेशन रिसीव किया है। और अगर अमाउंट में देखें तो दोस्तों हमारे पास में एक रिपोर्ट है इंडियन एक्सप्रेस की, ये रिपोर्ट आप देख पाओगे। ये कुछ फिगर्स दी गई हैं मार्च 2018 से लेकर जनवरी 2023 के बीच में, ठीक है। तो इंडियन एक्सप्रेस का आरटीआई किया गया था, उससे रिप्लाई मिला था, तो उसके बेसिस पर यहाँ पर ये सारा इन्फॉर्मेशन आया हुआ है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है, मतलब अगर आप देखोगे तो बीजेपी के पास में आधे से ज़्यादा इलेक्ट्रल बॉन्ड्स आए। जो टोटल सेल थी इलेक्ट्रल बॉन्ड की वो लगभग इतने रुपए की थी, इतने करोड़ रुपया की, आप लोग देख पा रहे होंगे 9,208 करोड़ रुपए की, जिसमें से 5,271 करोड़ रुपए यहाँ पर बीजेपी के पास में आए। फिर कांग्रेस के पास में 952 करोड़, टीएमसी के पास में 766 करोड़, उसके बाद में एनसीपी के पास में 51.15 करोड़। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो अमाउंट है वो पहुंचा एज अ डोनेशन इन सभी पॉलिटिकल पार्टीज के पास में। लेकिन सबसे ज़्यादा डोनेशन आया है बीजेपी के पास में। ये कुछ स्टैट्स आपको नजर आएंगे, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, कोई भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बनेगा, आप रेडी हो उसको सॉल्व करने के लिए, चाहे वो प्रीलिम्स में हो, चाहे वो मेंस में हो, इवन चाहे वो इंटरव्यू में ही क्यों ना हो। चलिए नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। आज के न्यूज़पेपर में पेज नंबर 6 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी से हम दोस्तों लिंक करेंगे। हुआ क्या है, कल एक बहुत बड़ा दिन होने वाला है। क्या? तो 17 फरवरी को दोस्तों इनसेट 3DS मिशन जो है वो लॉन्च होने वाला है हमारे श्री हरिकोटा से। इनसेट 3DS मिशन इंपॉर्टेंट मिशन होने वाला है। यह मिशन क्या करेगा, हमारे अर्थ को अच्छे से यहाँ पर कह सकते हो एनालाइज करके अर्थ के सरफेस को, हमारा जो ओशियन है, जो हमारे समुद्र हैं, उनको ऑब्जर्व करने का काम करेगा। एटमॉस्फेयर को लेकर बहुत सारा जो डेटा है वो हमारे साथ में शेयर करेगा। तो कल ये लॉन्च होने वाला है। अभी ये छोटा सा आर्टिकल है, इस छोटे से आर्टिकल में बहुत सारी छोटी छोटी और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मैं एक एक करके शेयर करूंगा हर एक आर्टिकल को, पूरे इस आर्टिकल को निचोड़ देंगे अच्छे से। बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि कल ये जब लॉन्च होगा तो फिर से न्यूज़ में आएगा। कल भी अखबार में कवर रहेगा इसका, परसों भी यहाँ पर कवरेज रहने वाला है। तो इस वजह से इसके बारे में एक ही बार में मामला खत्म करके पढ़ के चलना जरूरी है। तो इसरो हमारा लॉन्च करने वाला है इनसेट 3DS। इनसेट कह लो या फिर इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम कह लो। इसका मेन काम क्या होगा, इसके बहुत सारे रोल हो सकते हैं। इसरो इसको लॉन्च कर रहा है ताकि हम क्या कर सकें, अपने टेलीकम्युनिकेशंस, ब्रॉडकास्टिंग और मेट्रोलॉजी को सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। अभी क्या है दोस्तों, इस प्रकार का हमारे अर्थ को ऑब्जर्व करने वाली जो ये सैटेलाइट है, ये तीसरी सैटेलाइट है। इससे पहले हम ऑलरेडी इनसेट 3D जो 2013 में लॉन्च कर चुके हैं, और दूसरा है इनसेट 3DR जिसको 2016 में लॉन्च कर चुके हैं। अभी 2024 में हमारा जाने वाला है अंतरिक्ष में इनसेट 3DS, ठीक है। ये तीनों अलग अलग है, ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये जो इनसेट 3DS है ये क्या है, दोस्तों इसको डिजाइन किया गया है ताकि हम मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस कर सकें। हमारा जो वेदर है उसको पूरी तरह से ऑब्जर्व कर सकें, वेदर की फोरकास्टिंग कर सकें। कोई डिजास्टर, सुनामी आने वाली है, साइक्लोन्स आने वाले हैं, तो वार्निंग यहाँ पर पहले दी जा सके, है ना। ओशंस को यहाँ पर एक नज़र में रखा जा सके, इसलिए यहाँ पर इनसेट 3DS को लॉन्च किया जा रहा है। लॉन्च डिटेल्स क्या होने वाली हैं, तो दोस्तों इस मिशन को लॉन्च करेंगे सतीश धवन स्पेस सेंटर श्री हरिकोटा से, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अगर मैं आपको इस सेंटर के बारे में बताऊं तो ये श्री हरिकोटा में है, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी। यहाँ से हम बहुत सारे जो अपने प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च करते हैं। इसी सेंटर के अंदर 2 लॉन्च पैड्स है जहाँ से रॉकेट हम लॉन्च करते हैं, PSLV और GSLV रॉकेट, ठीक है। ध्यान रखना, ये बात आपने याद रखनी है। और साउंडिंग रॉकेट्स के लिए यहाँ पे अलग से एक लॉन्च पैड बनाया हुआ है। तो इस तरह का ऐसा हमारा जो इनसेट 3DS मिशन है वो देखने को मिलेगा, जिसको हम अंतरिक्ष में कल लॉन्च करने वाले हैं। इसको फंडिंग कौन दे रहा है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है बहुत सारा पैसा चाहिए ऐसे मिशन को लॉन्च करने के लिए। तो फुल्ली फंडेड यहाँ पर है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के थ्रू। बाकी इसरो और इंडियन मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आपस में कोलैबोरेट करके यहाँ पर इस पर्टिकुलर मिशन को लॉन्च कर रहे हैं। कौन सा रॉकेट इस्तेमाल करेंगे लॉन्च करने के लिए, अंतरिक्ष में जाने के लिए, तो वो रॉकेट होगा जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल 14, GSLV 14 जिसको हम दोस्तों बोलते हैं, ठीक है। तो GSLV 14 क्या करेगा, हमारे इस मिशन को पहले जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में डालेगा। ये GTO जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट क्या होता है वो भी आपको पता चलेगा, डोंट वरी,
ठीक है, तो आपको इस इनसैट 3DS के बारे में ये बेसिक चीज़ समझ में आ गई। इस मिशन का एम क्या होने वाला है, मकसद क्या होने वाला है, वो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों इसी मिशन में कई सारे पेलोड्स यानी कई सारे इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ किया गया है। इमेजर पेलोड लगाया गया है ताकि एक अच्छी इमेज, बढ़िया क्वालिटी की इमेजेस हमको मिल सकें। साउंडर पेलोड लगा हुआ है, डेटा रिले ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है, सैटेलाइट एडेड सर्च एंड रेस्क्यू ट्रांसपॉन्डर लगा हुआ है। तो इस प्रकार के कई सारे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो हमने इसमें यूज़ कर रखे हैं। ठीक है, अब बात कर रहे थे हम व्हीकल की, तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया ये जो रॉकेट है ये कौन सा होने वाला है, ये है GSLV F-14। इस रॉकेट से हम इस मिशन को लॉन्च करेंगे। और दोस्तों इस रॉकेट के अंदर कई सारी कैपेबिलिटी है। 3 स्टेज का यहाँ पर ये पूरा का पूरा व्हीकल आपको देखने को मिलेगा। 420 टन तक के वेट को लेकर ये उड़ सकता है। ये कहाँ पे जाएगा, GTO पर, यानी जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट पर। यह ट्रांसफर ऑर्बिट एक प्रकार का स्पेशल ऑर्बिट होता है, क्योंकि दोस्तों आपको पता होना चाहिए हम जो है ना अपने जब मिशन को लॉन्च करते हैं तो अलग अलग ऑर्बिट्स में लॉन्च करते हैं। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी हो गई। अब सपोज हमें कोई मिशन लॉन्च करना है जो पास में लॉन्च करना है, एक होता है लो अर्थ ऑर्बिट जो 2000 किलोमीटर के नीचे नीचे होता है, यानी कि पृथ्वी से आप ऊपर जाओगे 2000 किलोमीटर के नीचे नीचे जो ऑर्बिट है वो हमारा लो अर्थ ऑर्बिट कहलाता है। ठीक है, जिसको हम LEO बोलते हैं। फिर इससे और ऊपर जाओगे तो वो हमारा मिड अर्थ ऑर्बिट हो जाएगा, और उससे और ऊपर वो होगा हमारा जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ गए, तो ये जियो स्टेशनरी ऑर्बिट पर हमारा जाना मेन मकसद है। ये बहुत दूर है, हमारे पृथ्वी से लगभग 35,000 से भी ज़्यादा किलोमीटर की दूरी पर दोस्तों ये ऑर्बिट होता है, जियो स्टेशनरी ऑर्बिट। समझ गए, ध्यान रखना। तो इस ऑर्बिट पर यहाँ पर जाना है, और इस ऑर्बिट पर पहुँचने के लिए पहले हमें GTO में जाना पड़ता है, फिर GTO से धीरे धीरे यहाँ पर सैटेलाइट ट्रांसफर होगी जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में। ठीक है, बात क्लियर हो गई दोस्तों, सब कुछ बढ़िया तरीके से समझ में आया। बाकी रॉकेट्स की बात करेंगे तो हमारे पास में पावरफुल जो रॉकेट है वो है GSLV Mark 3। इस तरीके से यहाँ पे हमारे पास में रॉकेट्स हैं पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है, GSLV Mark 3 है, इसके अलग अलग वेरिएंट्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे रॉकेट्स हमारे पास में हैं जिससे हम बड़े बड़े मिशंस को अंतरिक्ष में लॉन्च करते हैं। ना आगे आते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आपके पास में एक बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने का। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के PDF वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अभी हमने 2 आर्टिकल डिस्कस किए दोस्तों, उन दोनों आर्टिकल में जो बैकग्राउंड डेटा है न्यूज़पेपर से ज़्यादा जो आपका बैकग्राउंड डेटा है वो बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, और उसको प्रॉपर आप कह सकते हो एक प्रिंटेबल फॉर्म के PDF में प्रोवाइड करवाया जाता है। एक ऐसा PDF जिसका प्रिंट आउट वगैरह निकलवा सकते हो। अगर ये वाला PDF देखोगे तो उसको मैनेज करना काफ़ी मुश्किल है, तो उसके बदले एक सिंपल PDF रेडी करके इस ग्रुप में आपको दिया जाता है। दूसरी बात, ये ग्रुप में सारा करंट अफेयर का कंटेंट आपका सिक्योर हो जाता है, डेट वाइज पड़ा है, आपको PDF स्टोर वगैरह की करने की कोई दिक्कत नहीं है। स्टोरेज के कई सारे इश्यूज फेस करते हैं हम लोग, तो ऐसा कुछ भी यहाँ पर प्रॉब्लम आपको पड़ेगा नहीं। दूसरी चीज़ दोस्तों, इस ग्रुप में ऐसा नहीं है आज ज्वाइन करोगे तो केवल आज से PDF मिलेंगे, नहीं, आज भी ज्वाइन करोगे तो आपको पुराने सारे PDFs भी मिल जाएंगे। सारा कंटेंट अवेलेबल है, डेट वाइज पड़ा है, किसी भी तारीख के PDF को ओपन करो, डाउनलोड करो, पढ़ो, डिलीट कर दो, अनलिमिटेड ऑप्शंस आपके पास में अवेलेबल हैं। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए जो फी पेमेंट है वो भी बहुत मिनिमम है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। इस ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए क्या करना होगा, व्हाट्सएप पर जाना, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि हाँ आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको वहाँ पे इस प्रकार का मैसेज करना है, जिसके बेसिस पर आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, और पेमेंट के प्रोसेस से ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको डेमो वीडियो का लिंक भी दिया जाएगा। आप पूरे डेमो वीडियो को चेक कर सकते हो कि भाई क्या चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हैं, क्या नहीं है। अपने आप को पूरी तरह से सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना वो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 16 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है, जिसको हम GS पेपर नंबर 2 इंटरनेशनल रिलेशंस के साथ में लिंक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे बात हो रही है, ग्लोबल मीट अर्जेस इंडिया टू ऑगमेंट पल्स प्रोडक्शन टू मीट न्यूट्रिशनल नीड्स। हुआ क्या है, तो ग्लोबल पल्सेस कॉन्फ्रेंस हुआ, दालों को लेकर दोस्तों एक मीटिंग हुई है जो साल में होती है, और जो भी यहाँ पे हमारे पल्स प्रोड्यूसर्स थे, प्रोसेसर थे, ट्रेडर थे, ये सब यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल थे। तो इस मीटिंग ने इंडिया के ऊपर में थोड़ा सा जोर दिया है कि हम अपने देश में जो दालों का उत्पादन है इसको और बढ़ा दें, ताकि देश में जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं, जो पोषण की ज़रूरत है लोगों के अंदर, वो पोषण मिल पाए। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग बात करते हैं दालों की, पल्सेस की, तो पल्सेस में बहुत सारे आपको मल्टीविटामिन्स, न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा बड़े लेवल पर मिलता है। प्रोटीन कंटेंट भी आपको यहाँ पर इन दालों में मिल जाता है। दालों के बहुत सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स आपको देखने को मिल पाएंगे पूरे बॉडी के लिए। तो लोगों की न्यूट्रिशनल नीड को पूरा करने के लिए हमें दालों को और ज़्यादा प्रोड्यूस करना होगा, ये यहाँ पर बोला जा रहा है।
उसी के बेसिस पर जो हमारे ट्रेड मिनिस्टर हैं मिस्टर गोयल साहब, उनका कहना यहाँ पर यह है पिछले 10 सालों में जो पल्सेस का प्रोडक्शन हुआ इंडिया में वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है। क्योंकि अगर आप 2014 में देखोगे तो दालों का उत्पादन लगभग 171 लाख टन के आसपास हुआ था, और अभी 2024 की बात करेंगे तो अभी उत्पादन लगभग 270 लाख टन के आसपास हुआ है। तो लगभग 60% की ग्रोथ हमको यहाँ पे नजर आई है। तो पल्सेस का प्रोडक्शन ऑलरेडी बढ़ रहा है, और इस पर जो हम एमएसपी प्रोवाइड कर रहे हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, इससे और बड़ा सपोर्ट मिल रहा है। केंद्र सरकार लगभग जो भी एक्चुअल कॉस्ट लगता है इन दालों को उगाने में, उसका 50% एज अ मिनिमम सपोर्ट प्राइस यहाँ पे किसानों को प्रोवाइड करवा रही है, जिनको अपना इन्वेस्टमेंट का एक बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। और जो एमएसपी है वो अभी सबसे ज़्यादा अगर आप देखोगे तो वो मसूर दाल पर है, फिर उसके बाद मूंग दाल पर है, चना दाल पर है, तूर दाल पर है, उड़द पर है। ठीक है, ये आप देख पाओगे यहाँ पर जो एमएसपीज हैं वो लगातार इंक्रीज होती हुई नजर आई हैं। समझ गए, ये आपको ध्यान रखना है। अब एग्जामिनेशन के लिए कुछ ज़्यादा खास चीज़ें नहीं है भाई, यहीं इंडिया को जोर देना चाहिए पल्सेस के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, इतना बताया गया है। लेकिन मैं आपको कुछ रिकॉर्ड्स बताता हूँ, कुछ डेटा बताता हूँ जो कि गवर्नमेंट ने खुद अपने वेबसाइट पर मेंशन कर रखे हैं। इंडिया में जो ये लेंटिल का प्रोडक्शन है, लेंटिल मतलब वही दालों की हम बात कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार की जो दालें हैं उनको लेंटिल बोलेंगे। ठीक है, तो इंडिया में जो लेंटिल का प्रोडक्शन है उसको लेकर क्या स्टेटस है? हमारे मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर के अकॉर्डिंग इंडिया जो है दोस्तों दुनिया का एक सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है लेंटिल्स का, स्पेशली यहां पर मसूर दाल का। 2023-24 के अंदर इंडिया ने बड़ा रिकॉर्ड बनाया। और हमारे देश का जो ये लेंटिल प्रोडक्शन है, दालों का प्रोडक्शन अगर आप देखोगे तो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है। 2023-24 के अंदर भी हम लोग देख पा रहे हैं ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन यहां पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑफिशियल डेटा के अकॉर्डिंग 2022-23 में जो पूरा का पूरा हमारा ये क्रॉप ईयर रहा है, इस पूरे ईयर में देश का जो लेंटिल प्रोडक्शन है वो लगभग 1.56 मिलियन टन्स के आसपास हमको देखने को मिलेगा। अब बात आती है लेंटिल्स की, ये दालें, ज़रा इनके बारे में कुछ स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करते हैं जहाँ पे ज्योग्राफी के पर्सपेक्टिव से भी आपसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो ये जो लेंटिल्स है दोस्तों, अगर आप इनको देखोगे तो ये ऐसे प्लांट्स होते हैं, थोड़े शॉर्ट होते हैं, इनके पास में सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर्स होते हैं, खुद से ग्रो करते हैं। जो ये लेंटिल है, जो ये दालें हैं, इनमें बहुत ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन होता है, एनर्जी है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन है, फैट, फाइबर, फास्फोरस, आयरन, जिंक, कैरोटीन, विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर इसमें प्रेजेंट होती हैं। दालों को उगाने के लिए दोस्तों हमें एक स्पेशल क्लाइमेट चाहिए होता है, जैसे कोल्ड टेम्परेचर हो, ठीक है, वो बढ़िया है, और वार्म टेम्परेचर चाहिए होता है मैच्योरिटी के समय पर, जब दालें हमारी बिल्कुल बड़ी हो चुकी होती हैं। और लेंटिल जो है दोस्तों यहाँ पर ज़्यादातर जो राबी सीज़न है उसी में उगाया जाता है। कौन सी मिट्टी? तो अलग अलग प्रकार की मिट्टी हैं जिसमें हम अपनी अलग अलग प्रकार की दालों को उगा सकते हैं, चाहे वो सैंड सॉइल हो, सैंड से लेकर क्ले लोमी सॉइल तक में हम यहाँ पर अपने लेंटिल का प्रोडक्शन कर सकते हैं। इंडिया में स्पेशली कौन कौन से स्टेट्स है जहाँ पर सबसे ज़्यादा लेंटिल्स का जो प्रोडक्शन है वो हमको देखने को मिलता है? तो ज़्यादातर जो दालें हैं वो मेनली कल्टीवेट की जाती हैं उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड। उसके अलावा उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का जो बुंदेलखंड रीजन है दोस्तों, इसको लेंटिल बोल बोला जाता है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन होता है। नियरली जो हमारे देश का कंट्रीब्यूशन है पूरे दालों में, उसमें 25% यहीं से दाल उगाई जाती हैं। एंड फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बात करेंगे तो दुनिया के जो सबसे बड़े प्रोड्यूसर हैं दालों के 2022 में, वो कनाडा था, इंडिया सेकेंड नंबर पर, देन ऑस्ट्रेलिया, देन टर्की एंड देन रशिया। तो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हम दालों के, उसके बावजूद भी इंडिया को कई बार इंपोर्ट्स करने पड़ जाते हैं अलग अलग कंट्री से। क्यों? क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन ज़्यादा है, हमारी रिक्वायरमेंट थोड़ी ज़्यादा है, तो हम जितना उगा रहे हैं उतना सब कंज्यूम कर लेते हैं, उसके बाद हमें थोड़ी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। अब ये बात करते हैं इंडिया में जो ये पूरा पल्स प्रोडक्शन है, जो दालों का उत्पादन हो रहा है, इसकी स्थिति किस लेवल पर है। अगर आप इसे देखोगे तो इंडिया दुनिया में एक बड़ा प्रोड्यूसर की तरह देखने को मिलता है। दुनिया में जितना भी उत्पादन होता है दालों का, उसमें 25% भारत का कंट्रीब्यूशन है। लेकिन कंट्रीब्यूशन भी है, लेकिन उससे ज़्यादा हम कंज्यूम कर लेते हैं। 25% का प्रोडक्शन है, लेकिन 27% का हमारा कंजम्पशन है। तो जितना उगा रहे हैं उससे ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि अब कंजम्पशन ज़्यादा है, तो इसलिए जब बचा कुचा, जब और डेफिसिट कमी हो जाती है तो हमें इंपोर्ट करना पड़ता है। तो हम इंपोर्टर भी हैं यहाँ पर दुनिया में इन दालों के। समझ में आ गया दोस्तों? और जो ग्राम है, जो चना है, वो अभी तक सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग फसल मानी जाती है, डोमिनेटिंग दाल मानी जाती है। अभी भी जो टोटल प्रोडक्शन में ग्राम चना का सबसे बड़ा यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट रोल है। फिर उसके बाद अरहर दाल है, देन उसके बाद में उड़द है ना, इनका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल हमको देखने को मिलता है।
और जो ये दालें हैं ये खारिफ और राबी सीजन दोनों में यहाँ पर उगाई जाती हैं, बट राबी सीजन में दालों का ज़्यादा कंट्रीब्यूशन हमको देखने को मिलता है। बाकी स्टेट्स में आपको बता चुका हूँ। अगर आपसे पूछा जाए भारत के टॉप 5 राज्य जहाँ पर सबसे ज़्यादा दालों का प्रोडक्शन होता है, तो उसमें मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका, ये आपको बताने हैं। ये हमारे टॉप 5 स्टेट्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। आज के ही न्यूज़पेपर में पेज नंबर 17 पर एक और आर्टिकल प्रेजेंट है जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 इकोनॉमी के बेसिस पर लिंक करेंगे। देखो दोस्तों, हमेशा जब महीना ख़त्म होता है तो उसके बाद उस महीने में महंगाई कितनी है, हमारी इंडस्ट्रीज़ कैसे ग्रो हुई हैं, व्यापार में घाटा हुआ, नुकसान हुआ, ट्रेड डेफिसिट क्या रहा है, वो सारी चीज़ें हमेशा बताई जाती हैं। तो अभी जनवरी के महीने में जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है यानी व्यापार में जो घाटा है वो थोड़ा सा कम हुआ है बाकी सारे महीनों के कंपैरिजन में। यहीं पर स्पेशल डेटा में मेंशन किया गया है। अगर आप ट्रेड डेफिसिट देखोगे लास्ट ईयर अक्टूबर में, अक्टूबर 2023 में जो व्यापार में हमारा घाटा था, घाटा मतलब देखो, घाटा ट्रेड डेफिसिट कब होता है? जब हम व्यापार में इंपोर्ट ज़्यादा कर लेते हैं और एक्सपोर्ट कम करते हैं। यानी सामान हमने बाहर बेचा कम लेकिन उनसे खरीदा ज़्यादा। खरीदा ज़्यादा तो पैसा हमारे देश से बहुत सारा बाहर भी गया है, ठीक है, और लेकिन बेचा कम है तो ज़्यादा कमाई हमारी हुई नहीं है। तो ये कहलाता है हमारा ट्रेड डेफिसिट। तो अक्टूबर 2023 में दोस्तों यही ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखोगे तो 29.9 बिलियन यूएस डॉलर्स का था, बिलियन यूएस डॉलर्स। अब ये ट्रेड डेफिसिट जनवरी के महीने में कम होकर 17.5 बिलियन डॉलर्स का हो गया है। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के अंदर में एक सुधार ज़रूर से हम लोगों ने यहाँ पर देखा है, वो इस पर्टिकुलर डेटा में बताया जा रहा है। अब एग्जाम के लिए कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं, बट यहाँ पर ध्यान रखना है ट्रेड डेफिसिट एग्जैक्टली क्या है। नौ आते हैं अपने आज के एडिटोरियल डिस्कशन पर। आज के एडिटोरियल सेक्शन को ओपन करोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है। हाँ, एक आर्टिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यार, ये वाला। तो आप न्यूज़पेपर को देखोगे तो यहाँ पर सबसे पहला एडिटोरियल ये डिस्कस करेंगे, ये हमारे काम का नहीं है, ठीक है। बाकी फ्राइडे में आपको पता है एडिटोरियल ऑलरेडी कम आते हैं, तो ये तो इकलौता आर्टिकल काम का है। यहाँ पे जो राइटर हैं वो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है, और ये मेंशन करते हैं कि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के साथ में आज के समय पर हो रहा है वो गलत हो रहा है। क्या है इनका कहना, क्या है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वो भी आपको जानने को मिलेगा। सेकेंड एडिटोरियल यहाँ पर बात करता है कि किसके बारे में, जो हमारी लीगल एजुकेशन है, स्पेशली भारत के अंदर जो लॉ एजुकेशन एलएलबी वगैरह जिसकी हम बात कर रहे हैं, इन लीगल एजुकेशन में एक बहुत बड़े सुधार की ज़रूरत है और यही सुधार हमारी लीगल एजुकेशन को और मजबूत करेगा, ये राइटर ने मेंशन कर रखा है। तो ये दो पर्टिकुलर एडिटोरियल्स हमारे एग्जाम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन दोनों में से सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लीगल एजुकेशन वाले एडिटोरियल की। तो यहाँ पर इस एडिटोरियल को प्रभास रंजन साहब ने लिखा है। ये खुद यहाँ पर दोस्तों लीगल स्टडीज़ के एक फैकल्टी हैं, यानी खुद यहाँ पर ये एक लॉ के फैकल्टी आपको देखने को मिलेंगे। कहाँ पर? जो बेसिकली यहाँ पर एक साउथ एशियन यूनिवर्सिटी है वहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर जानते हैं स्पेशली कि इनके मेजर पॉइंट ऑफ व्यूज़ क्या हैं यहाँ पर। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं कि हमारी एक पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है और वो स्टैंडिंग कमेटी है ऑन पर्सनल पब्लिक ग्रीवांसेस लॉ जस्टिस। इसको लेकर एक प्रॉपर कमेटी है हमारे पास में। उस कमेटी ने हाल ही में दोस्तों एक रिपोर्ट सबमिट की है लीगल एजुकेशन को लेकर, लॉ की एजुकेशन को लेकर, और कई सारे रिकमेंडेशन दिए उस कमेटी ने कि भैया हमें लीगल एजुकेशन को भारत के अंदर और मजबूत करने की ज़रूरत है। जब से देश आज़ाद हुआ है लीगल एजुकेशन को इतना प्रायोरिटी नहीं मिली है जितनी प्रायोरिटी मेडिकल एजुकेशन हो गया, इंजीनियरिंग हो गया, इनको जितनी प्रायोरिटी मिली है। तो लीगल एजुकेशन कभी भी देश के जो पॉलिसी मेकर्स हैं या लॉ मेकर हैं उन्होंने लीगल एजुकेशन को टॉप पर रखा ही नहीं। तो हमें लीगल एजुकेशन के ऊपर एक स्पेशल फोकस, लीगल एजुकेशन यानी लॉ की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना, तो इसके ऊपर एक स्पेशल फोकस करने की ज़रूरत है। अब राइटर बोलते हैं कि ठीक है, एक समय था तब तो बिल्कुल भी वैल्यू नहीं मिलती लीगल एजुकेशन को, लेकिन अभी सिचुएशन सुधरी है। कब से? ये सिचुएशन तब से बदलाव आया इसमें 1990s के अंदर जब एनएलयूज आए। आपको पता है ना, जैसे यहाँ पर इंजीनियरिंग के लिए आईआईटी है ना, नीट के लिए यहाँ पर एम्स, इस तरीके से बड़े बड़े कॉलेजेस हैं। लॉ के लिए दोस्तों यहाँ पर एनएलयूज आ गए। एनएलयू मतलब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, जिसके लिए आपको पेपर देना पड़ता है, एक क्लैट का पेपर देना पड़ता है ना, पता होगा आपको। तो उसके बाद एडमिशन मिलता है, उसके बाद वहाँ से आप लॉ परस्यू कर सकते हो। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है इंडिया के अंदर में, जब से ये आई हैं तब से लीगल एजुकेशन की जो वैल्यू है वो यहाँ पर थोड़ी सी इंप्रूव हुई। हमारी जो इंडियन इकॉनमी है 1990 में, यहाँ पर उस इकॉनमी के जरिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ दोस्तों लॉयर्स के लिए यहाँ पर इकट्ठी होती हुई चलती हुई नजर आई। बहुत सारे जो एनएलयूज हैं आज के समय पर, जो हमारी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज़ हैं, इनमें से निकले हुए पर्सनल यानी बहुत सारे जो बच्चे हैं जो एनएलयू से पढ़े हुए हैं, ग्रेजुएट हुए हैं,
उनको आज के समय पर दुनिया में हाई पेइंग लॉ फर्म जॉब्स के अंदर में रखा हुआ है। बड़ी बड़ी जॉब्स भी लोगों के पास में आपको देखने को मिल जाती हैं, प्रेस्टिजियस जॉब्स हैं, स्कॉलरशिप्स वगैरह यहाँ पर उनको मिल रही हैं। तो यहाँ पे एनएलयूज ने कहीं ना कहीं लॉ की एजुकेशन में एक बहुत बड़ा जो चेंज है वो लेकर आया। फिर राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाई ऐसा केवल और केवल एनएलयूज को लेकर है, लॉ के लिए बाकी भी बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, और भाई जो भी यहाँ पर लॉ करना चाहता है उसको फिर अगर एनएलयूज में एडमिशन लेना तो क्लैट देना पड़ेगा, और क्लैट में भी यहाँ पर जो सक्सेस रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो बचे कुचे हमारे बाकी लॉ स्कूल्स हमारे पूरे देश भर में, भाई उनमें भी तो सुधार की ज़रूरत है ना, या केवल एनएलयूज के ऊपर हम डिपेंडेंट रहेंगे? तो एनएलयूज में भी कुछ एनएलयूज ऐसे हैं जहाँ पर भी अगेन सुधार की ज़रूरत है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों कि हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे बोला जा रहा है कि कुछ एनएलयूज हैं जिनका फॉर एग्जांपल जैसे जिंदल ग्लोबल लॉ स्कूल है, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया है, ये वो स्कूल्स हैं, ये वो यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनको एक वर्ल्ड वाइड में अच्छी रैंकिंग में देखा जाता है। तो कुछ तो बढ़िया कॉलेजेस अवेलेबल हैं इंडिया में, लेकिन कुछ कॉलेजेस या फिर मैक्सिमम कॉलेजेस ऐसे हैं जिनका ज़्यादा कोई रोल नहीं है हमारे स्पेशली लॉ एजुकेशन में। अब राइटर्स के बारे में भी कुछ स्पेशल बातें बोलते हैं। इनका कहना यह है कि इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर कमेटी उठी, और इस कमेटी ने यहाँ पर इस मैटर को लेकर आया, और हुआ क्या कि इस कमेटी ने कहीं ना कहीं जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया है उसके जितने पावर्स हैं उनको कहीं ना कहीं लिमिट कर दिया है, उसके ऊपर एक कंट्रोल लगाया है। बार काउंसिल ऑफ इंडिया क्या है? ये हमारी लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करने का, कंट्रोल करने का काम करता है। लीगल एजुकेशन के अंदर जो सुधार होने चाहिए वो यहाँ पर राइटर मेंशन करते हैं। इनका कहना यह है कि इंडिया में बहुत सारे 1700 से ज़्यादा ऑर्ड लॉ स्कूल्स आपको देखने को मिलेंगे। इतने सारे स्कूल्स जो कि स्पेशल फोकस केवल टीचिंग पर कर रहे हैं, केवल और केवल टीचिंग पर। ज़्यादातर स्कूल्स केवल टीचिंग पर फोकस कर रहे हैं, जबकि टीचिंग के साथ साथ उनको रिसर्च के ऊपर अटेंशन देना चाहिए था। इंडिया रिसर्च में बहुत पीछे है। राइटर का एक मेन पॉइंट है इस पूरे एडिटोरियल का, इसी पॉइंट को वो बार बार दोहराएंगे, आगे देखते रहना। अब इनका कहना यह है कि इंडिया जो है अभी भी जो लीगल नॉलेज है, लॉ की नॉलेज है, इसका एक सबसे बड़ा कंज्यूमर है। कंज्यूमर मतलब भाई ये लॉज वगैरह कहाँ से ओरिजिनेट हुए? वेस्ट से ओरिजिनेट हुए, वेस्ट ने यहाँ पर जनरेट किया, तो वेस्ट ही सबसे बड़ा इसका प्रोड्यूसर है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इस नॉलेज को कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि हमें इनके अंदर में और रिसर्च करके अपने हिसाब से भी प्रोडक्शन करना चाहिए था। लेकिन प्रोडक्शन के मामले में इंडिया अभी भी जीरो के लेवल पर है। जब हम लोग बात करते हैं लॉ के इंपॉर्टेंट जर्नल्स की, तो ऐसे दोस्तों दुनिया में 800 से ज़्यादा लॉ जर्नल्स अवेलेबल हैं जिनको एक इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। उनमें से केवल इक्का दुक्का ही इंडिया के लॉ जर्नल्स है। तो इंडिया में रिसर्च की कमी है, रिसर्च जो है पुअर लेवल पर हो रही है। इस वजह से लॉ स्कूल्स के अंदर इंडिया दुनिया के लेवल पर कुछ कंट्रीब्यूट नहीं कर पाया है। लीगल नॉलेज में इंडिया अपनी साइड से कुछ नहीं दे पाया, बट जो वेस्ट ने जनरेट किया वही हम लगातार कंज्यूम कर रहे हैं। तो रिसर्च को यहां पे जोर देना होगा, और इसके लिए राइटर बोलते हैं कि सोल्यूशन क्या है? दुनिया की जो वर्ल्ड क्लास ग्लोबल फैकल्टीज हैं, जो टॉप रिसर्चर्स हैं, उनको हमें साथ में लेकर आना होगा, उनके साथ में रिसर्च करनी होगी। ये चीज़ें कहीं ना कहीं हमें आगे बढ़ावा देंगी। हाँ, राइटर बोलते हैं कहना आसान है, ज़रूर इसको करना मुश्किल है, लेकिन हम यहां तक सोचे भाई एक नई कमेटी आई है जो कि लीगल एजुकेशन में सुधार करने की बात कर रही है, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है। इसी को हमें आगे जोर देकर बढ़ाना होगा। अब राइटर बोलते हैं कमेटी ने जो यहां पर मेंशन किया है इसमें वो रिसर्च इकोसिस्टम को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। तो इंडिया के लॉ स्कूल्स में रिसर्च के लिए एक रिकमेंडेशन होना जरूरी था, और इसके लिए हम इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम चला सकते हैं जहां पर इंडियन स्टूडेंट्स विदेश जा सकते हैं, बाहर जाते हैं, वहां से सीख सकते हैं कुछ चीज़ों को। फैकल्टीज आ सकती हैं, फैकल्टीज एक्सचेंज हो सकती हैं। इस प्रकार से हम यहाँ पे काम कर सकते हैं। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटी के सजेशन आए हैं, ये सजेशन बहुत ही शानदार हैं। यहाँ पे राइटर खुश हो चुके हैं सजेशन को लेकर, बट इसको इम्प्लीमेंट करना जरूरी है। अगर हमने केवल सजेशन दे दिया और इसके ऊपर कोई फोकस नहीं किया, बस सजेशन के बाद मामला खत्म हो गया, तो कोई वैल्यू नहीं है ना फिर उस सजेशन की। तो लीगल एजुकेशन के अंदर एक सुधार करना, एक रिफॉर्म करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके लिए क्या करना होगा? हमें सबसे पहले जो लीडरशिप पोजीशंस होती हैं हमारी यूनिवर्सिटीज के अंदर में, उसको मेंशन करनी होंगी। कोई लीडरशिप पोजीशंस दोस्तों यहाँ पे अवेलेबल आज के समय पर नहीं देखने को मिलती, तो वो हमें मेंशन करनी होंगी।
एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ पर जो हमारे ब्रिलियंट रिसर्चर्स हैं, आउटस्टैंडिंग टीचर्स हैं, है ना, वो यहाँ पर रियलाइज़ कर सकें इन सब चीज़ों को, उनको अपना पोटेंशियल दिखाई दे कि हाँ भाई हम रिसर्च में आगे निकल सकते हैं। समझ गए? तो ये करना होगा। दूसरा, हमें लीगल रिसर्च जो हमारे लॉ स्कूल्स के अंदर में है उसको बूस्ट करने के लिए हमें यहाँ पर थोड़ा सा छूट देना होगा। समझ गए? थोड़ी फंडिंग की भी ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि बिना फंडिंग के कुछ नहीं होगा। एक फंडिंग क्रिएट करनी होगी, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना होगा, जिसके बेसिस पर हम दोस्तों लीगल एजुकेशन को लेकर ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च कर पाएंगे। तो पार्लियामेंट्री कमेटी का जो ये इंटरवेंशन है एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट कर सकता है, लेकिन जब इसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे तब तो हमें साथ में मिलकर जो लीगल एजुकेशन है इंडिया के अंदर में उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। दुनिया के अंदर इंडिया का एक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्पेशली लीगल एजुकेशन में, वो हमें दर्शाना होगा। ये यहाँ पे राइटर के कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। क्लियर हुआ दोस्तों? तो ये इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था, कुछ एस्पेक्ट्स आपके दिमाग में यहाँ पर रहने चाहिए, कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो आप आराम से उसको अटेम्प्ट कर पाओगे ना। फिर बात आती है हमारे एक और इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल की। तो यहाँ पे राइटर हैं वो है ज़िया उस सलम। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ इनका क्या है कहना, पहले ये जान लो। ये बात करते हैं प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में। दोस्तों राइटर ने एडिटोरियल क्यों लिखा है? क्योंकि अभी यहाँ पे आपने देखा अयोध्या मंदिर का उद्घाटन हुआ। अयोध्या में जो राम मंदिर है वहाँ पे उद्घाटन हुआ राम मंदिर का। अब राम मंदिर का इतिहास आपको पता है कि भाई राम मंदिर से पहले वहाँ पे बाबरी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद को यहाँ पर डिमोलिश करने के बाद में, तोड़ने के बाद में मंदिर बनाए। लेकिन बाबरी मस्जिद से पहले भी यहाँ पे मंदिर हुआ करता था, यानी कि मंदिर तोड़ने के बाद बाबरी मस्जिद बना, फिर बाबरी मस्जिद को डिमोलिश किया गया और मस्जिद को तोड़ने के बाद में यहाँ पर फिर से जो राम मंदिर है इसको यहाँ पर बनाया गया। अब राइटर यहाँ पर कुछ अलग अलग वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में दिखाता हूँ। जैसे कि मैं यार हाईलाइट कर देता ना तो बढ़िया से दिखाई देता है। हाँ, राइटर ये बोलते हैं कि देखो इससे ना देश के अंदर में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, कम्युनल टेंशन इकट्ठी हो सकती है। ठीक है, अयोध्या राम मंदिर हो गया। अब उसके बाद लोगों का क्या कहना है, यहाँ पे आप देख पाओगे खुद राइटर ने मेंशन किया क्या है, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है। तो काशी और मथुरा की तरफ यहाँ पे अब लोगों का फोकस है, क्योंकि भाई यहाँ पर जो काशी है, मथुरा है, वहाँ पर भी मंदिर की जगह पर जो मॉस्क्स हैं वो यहाँ पर बने हुए हैं। तो जो काशी मॉस्क है, काशी विश्वनाथ की जब हम लोग बात करें दोस्तों, वहाँ पे ऑलरेडी जो मामला है वो स्टार्ट हो चुका है। राइटर का कहना यह है कि जो हमारे पास में ऑलरेडी एक्ट है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का, इस एक्ट का आप क्यों नहीं यूज कर रहे हो? ये एक्ट आज के समय पर कमजोर पड़ता चले जा रहा है, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है। कहोगे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट क्या था? जरा मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जो था, इसका मेन पर्पज ये लाया गया था इसलिए ताकि देखो देश जब हमारा कब आज़ाद हुआ, देश आज़ाद हुआ हमारा 15 अगस्त 1947 को। ठीक है, तो ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये बोलता है कि जब देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, इस तारीख को जिस जगह पर मस्जिद थी, जिस जगह पर मंदिर था, जिस जगह पर और भी यहाँ पर जो हमारे कह सकते हो रिलीजन है उनकी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थे, जिस भी जगह पर जो था वो एज इट इज़ रहेगा, हम उनको बदलेंगे नहीं। मस्जिद है, अगर वो 15 अगस्त 1947 में इस जगह पर मस्जिद है तो वो मस्जिद रहेगा, मंदिर है तो वो मंदिर रहेगा, आप वो जगह चेंज नहीं करोगे। ये बेसिकली हमारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट बोलता है। ठीक है, तो इसी वर्शिप एक्ट के अंदर में हमने बाबरी मस्जिद को एज अ एक्सेप्शन रखा। बाबरी मस्जिद एक्सेप्शन में है, जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के पास में केस पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में भी दोस्तों यहाँ पे पता चला कि बाबरी मस्जिद से पहले वहाँ पे मंदिर था, जिसके बाद यहाँ पर मस्जिद को डिमोलिश किया गया। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक नया मंदिर, राम मंदिर को यहाँ पर बनाया गया। अब राइटर बोलते हैं कि जो ये एक्ट है, ठीक है, जितना हो गया सही है, लेकिन अब ये जो एक्ट है ये कमज़ोर पड़ रहा है और लगातार कोर्ट के अंदर में पिटीशंस जा रही हैं। इनका कहना यह है कि कोर्ट में लगातार बहुत सारी पिटीशंस फाइल की जा रही हैं और पिटीशंस फाइल करने के साथ साथ लोगों की मांग क्या है कि ये जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है इसको खत्म किया जाए, या इसकी जो तारीख आपने रखी है 15 अगस्त 1947 इसको चेंज किया जाए, चेंज करके और पहले से किया जाए। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर इंडिया में अगर आप देखोगे तो बहुत लंबे समय से, जैसे राइटर ने यहाँ पर खुद मेंशन कर रखा है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इनका कहना यह है कि जो पिटिशनर है उनका कहना यह है कि जो ये तारीख है 15 अगस्त 1947 को हटा देना चाहिए। 15 अगस्त 1947 की बजाय तारीख और पीछे से लो, 1200-600 से लोग 1206 से। ठीक है, तो आपने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू करना है तो आप लागू करो कि 1206 ये जो तारीख थी, ये जो समय था, इस समय पर जिस जगह पर जो मंदिर था, जिस जगह पर जो चीज़ थी वो वैसी रहनी चाहिए। क्योंकि 1206 के समय पर दोस्तों ऑलमोस्ट सभी जगह पर आपको टेम्पल्स देखने को मिलते थे
वो समय था जब कुतुबुद्दीन ऐबक ने यहाँ पर एक फाउंडेशन रखा था, नींव रखी थी दिल्ली सल्तनत की। उसके बाद ही तो यहाँ पर कई सारे टेम्पल्स को तोड़ा गया था। उसके बाद यहाँ पर टेम्पल तोड़ तोड़ के यहाँ पर मॉस्क बनाए गए थे। तो ये भी कहीं यहाँ पर रिकमेंडेशंस आई हैं कि भैया इस एक्ट की तारीख बढ़ा दी जाए, पीछे कर दी जाए और ज़्यादा, तब पता चलेगा यहाँ पर ज़्यादा जगह पर टेम्पल्स थे या फिर मॉस्क थे। तो राइटर बोलते हैं ये चीज़ें भी गलत हैं, क्योंकि जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है ऑलरेडी कानून है, लेकिन ये एक्ट कमज़ोर पड़ रहा है। रीज़न यह है क्योंकि यहाँ पर कोर्ट के अंदर इन मैटर्स की सुनवाई भी हो रही है। और अभी यहाँ पे अगर आप देखोगे तो राइटर का कहना यह है कि और भी कई सारी जो मस्जिद हैं वो अभी यहाँ पर ध्यान में रखी जा रही हैं। जो पेटिशंस लगातार कोर्ट में फाइल हो रहे हैं, लोअर जुडिशरी में कई सारे मस्जिद है जिनके खिलाफ में पेटिशन फाइल हो चुके हैं। कौन कौन सी मस्जिद है इन्होंने मेंशन कर रखा है? शमसी जामा मस्जिद है बदाऊं में, टीले वाली मस्जिद है लखनऊ में, कमल मौला मॉस्क है धार में, मध्य प्रदेश के अंदर में है। फिर उसके बाद में आधाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, जामा मस्जिद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी श्रीरंगपत्तनम में, कुवत उल इस्लाम मस्जिद देखने को मिलेगी कुतुब मीनार पर। तो इन सब मस्जिद के खिलाफ में ऑलरेडी कोर्ट में पिटीशंस चल रहे हैं, जहाँ पर मांग है कि भैया ये जो मस्जिद हैं इनको हटाया जाए, क्योंकि इन मस्जिद की जगह पर पहले ऑलरेडी यहाँ पर टेम्पल्स हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे। तो हम लोग क्या करना चाहते हैं, वो रिक्लेम करना चाहते हैं उन जगह को। तो राइटर यहाँ पर मेंशन करते हैं कि देखो जितना हुआ था उतना सही था, एक्सेप्शन बाबरी मस्जिद रखा था ठीक है, लेकिन जब ये ऑलरेडी जो एक्ट मेंशन किया गया है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, जब हमारे पास में ऑलरेडी कानून है तो उस कानून के अकॉर्डिंग हमें चलना चाहिए था। तो कोर्ट्स के पास में अगर कोई पिटीशन आता है तो कोर्ट्स यहाँ पर उन पिटीशन को आखिरकार क्यों वैल्यू देते हैं? क्योंकि कोर्ट्स यहाँ पर वैल्यू देते हैं तो उसके बाद और फिर नेक्स्ट पिटीशन चालू हो जाता है। और कई बार दोस्तों यहाँ पर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर जिक्र भी हुआ है, कई जजेस के मुंह से यहाँ पर ओरली उन्होंने यहाँ पर कुछ मेंशन कर रखा है इसके बारे में, जिसकी वजह से लोग जो हैं अब प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को हटाने की मांग कर रहे हैं। बट इससे यहाँ पर जो कम्युनल टेंशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होंगे, ये राइटर का यहाँ पर कहना है। ठीक है, इससे क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं ये जो चीज़ें हैं एक पॉलिटिकल नैरेटिव में हेल्प कर रही हैं, ऐसा यहाँ पर इनका कहना है, इलेक्शंस में यहाँ पर हेल्प कर रही हैं। फिर उसके बाद में यहाँ पर ये भी मेंशन करते हैं कि कई सारे कोर्ट ने इन केसेस को देखा, वो केसेस देखना गलत है, वो केसेस को यहाँ पे आपने ट्रेन ही नहीं करना होगा, क्योंकि आपके पास में एक्ट ऑलरेडी प्रेजेंट है। समझ गए? तो प्रॉब्लम यह है लोकसभा में अब इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ में जो लोगों की आवाज़ हैं वो शुरू हो चुकी हैं, लोग हटाना चाह रहे हैं, मेजॉरिटी ऑफ लोग। और कहीं ना कहीं फिर जो कोर्ट है, कोर्ट भी यहाँ पर साइलेंट बैठा है इस मामले पर, कोर्ट यहाँ पर कुछ नहीं कह रहा है। यही चीज़ें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स क्रिएट करेंगे आने वाले समय पर, ये यहाँ पर राइटर ने मेंशन किया हुआ है। समझ गए दोस्तों? तो एग्जामिनेशन के लिए यहाँ पर कुछ ज़्यादा खास इंपॉर्टेंट चीज़ें नहीं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो उन्होंने यहाँ पर मेंशन कर रखा है ज्ञानवापी मॉस्क की बात कर रहे हैं हम, तो ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर यहाँ पर पिटीशन डाला गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पिटीशन को देखा, डिसीजन सुनाया। फिर उसके बाद में यहाँ पर पता चलता है एक सर्वे होता है हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का। सर्वे के दौरान यहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन निकल कर आती है, पता चलता है कि भैया ज्ञानवापी जो मस्जिद बनी हुई है इससे पहले भी मंदिर हुआ करता था, बस खाली वहाँ पर अब उस मंदिर को हटा के मॉस्क बना दिया गया। कई सारे एविडेंसेस वहाँ पर पाए गए हैं भाई, कई सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिल जाती है। मस्जिद की पीछे वाली दीवार आपको देखने को मिलेगी, कई सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं जो कि मेंशन करते हैं कि वहाँ पर ऑलरेडी टेम्पल हुआ करता था। ठीक है, और ठीक है ये मैटर हुआ। उसके बाद यहाँ पर क्या है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फिर से एक ऑर्डर दे दिया है कि वो यहाँ पर एक सर्वे करना चाहते हैं शाही ईदगाह मस्जिद का मथुरा में, क्योंकि वहाँ पर भी टेम्पल हुआ करता था। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर नए नए ऑर्डर्स आ रहे हैं। ये ऑर्डर्स खुद से यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, ये यहाँ पर इन लोगों का, इन राइटर का कहना है। समझ गए? तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिस्कशन आज के न्यूज़पेपर का। अच्छा हाँ, एक और एडिटोरियल है, लेकिन इस एडिटोरियल को मैं आपको आज नहीं पढ़ाऊंगा। क्या बात की जा रही है, लद्दाख में जो पूरी तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, लोग सड़कों पर उतर चुके हैं, उसके पीछे का रीज़न क्या है आप देख पाओगे। लद्दाख डिमांड करता है 6ठे शेड्यूल की, सेव लद्दाख करके यहाँ पे लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये अगर आपने पढ़ना है ना, मैं एक एक चीज़ बता चुका हूँ विद प्रॉपर नोट्स। ये आपने पढ़ना है तो प्लीज़ 11 फरवरी का वीडियो ओपन कीजिए। आज से कुछ दिन पहले, आज तो 16 फरवरी है, तो लगभग 5 दिन पहले 11 फरवरी को ये डिस्कशन ऑलरेडी मैं कर चुका हूँ। 11 फरवरी 2024 द हिंदू बाय दीपक यादव लिखोगे यूट्यूब पर, आपके सामने ये वीडियो आएगा। थंबनेल ये लगा हुआ है, लद्दाख में किस बात को लेकर हो रहा है हंगामा, सड़कों पर क्यों उतरे हैं लोग। आपको इस वाले वीडियो में पहला ही आर्टिकल ये देखने को मिलेगा, बहुत डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है। प्लीज़ आप जाइए उस वीडियो पर, इन चीज़ों को समझिए, मज़ा आएगा सारी चीज़ें जानने के लिए। तो यहाँ पर इस वाले एडिटोरियल को पढ़ने में कोई ज़्यादा कुछ खास चीज़ नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर इसका डिस्कशन हो चुका है। ऐसा नहीं है बहुत पहले किया हुआ है, 5 दिन पहले किया हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, ये वीडियो आपने सर्च करना है तो आपके लिए सारी चीज़ें आसान हैं। प्लीज़ जाइए और इस वाले वीडियो को देखिए, तब आपको क्लियर होगा। क्योंकि ये आर्टिकल जो है ना, ऐसा नहीं है इंपॉर्टेंट नहीं, आर्टिकल इंपॉर्टेंट बहुत है, तो पढ़ना ज़रूरी है।
बाकी यहाँ पे हमारा 2017 का एक क्वेश्चन यूपीएससी का प्रीलिम्स का क्वेश्चन ये था, यूपीआई दैट इज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई को इम्प्लीमेंट करने का जो मोस्ट लाइकली कॉन्सिक्वेंस है क्या हो सकता है, क्या इसका रिजल्ट हो सकता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, जो हमारे मोबाइल वॉलेट्स होते हैं, है ना, जो वॉलेट्स हैं उनकी ज़रूरत नहीं होगी ऑनलाइन पेमेंट्स की। पहले क्या होता है, मोबाइल वॉलेट्स आपके फ़ोन में कई सारे वॉलेट्स जिसमें आप पैसा स्टोर करके रखते हो, बट उनकी ज़रूरत आप नहीं पड़ पाएगी ऑनलाइन पेमेंट्स, क्योंकि आप सीधा यूपीआई के थ्रू क्यूआर कोड स्कैन करो, अपना पेमेंट करो, बैंक अकाउंट से सीधा सीधा जो अमाउंट है वो कट जाएगा। तो यही पहला यहाँ पर इसका सही उत्तर है। बाकी अगर आप ऑप्शंस देखोगे तो वो सही नहीं है। क्या यूपीआई लागू होने से डिजिटल करेंसी पूरी तरह से फिजिकल करेंसी को रिप्लेस करती है? ऐसा नहीं है, आज भी यूपीआई पेमेंट हो रही है, लेकिन आज भी फिजिकल करेंसी का यूज़ हो रहा है। क्या इससे एफडीआई कम हो जाएगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इससे यहाँ पर जो सब्सिडीज़ का ट्रांसफ़र कर रही है गवर्नमेंट पुअर पीपल को, ये इफेक्टिव हो जाएगी? ऐसा भी कुछ नहीं है। ठीक है, इफेक्टिव क्या हो जाएगी वो उनके ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पहला ही ऑप्शन जो है बिल्कुल सटीक बैठा है, जिसके बेसिस पर हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए दोस्तों। ना इसी के साथ में करते हैं लेक्चर को समाप्त और मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।